हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SYA एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग्स एंड क्रोनिकल्स। ये थीम नंबर 9 है मेडिवल इंडिया की एनसीईआरटी का, या थीम्स इन इंडिया हिस्ट्री पार्ट 2। किंग्स एंड क्रॉनिकल्स मतलब एक तो किंग्स के बारे में बात करेंगे और उनकी जैसी हिस्ट्री चलती भी आ रही है वो हम डिस्कस करेंगे यूजिंग वेरियस टेक्स्ट। सो आप यहाँ पे देखेंगे हम बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स के बारे में बातें करेंगे। काफी सारी टेक्स्ट बुक्स के बारे में मतलब क्या है कि जो उस टाइम में उस कंटेम्पररी पीरियड में लिखी गई थी, जैसे बाबर की बुक थी तुजुक-ए बाबरी, राइट, या अकबर के बारे में अकबरनामा जो लिखी गई है बुक्स, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक फोकस रहेगा मुगल कोर्ट्स के बारे में कि उनके कोर्ट्स में चीजें कैसी चलती थी। ध्यान दीजिए कि टाइम पीरियड जो चल रहा है वो 16वीं से 17वीं सदी चल रहा है, और इसको आप समझ सकते हैं कि मेनली अगर 16वीं से 17वीं सदी देखें, ऐसे तो टाइम पीरियड यहाँ पे मुगल्स का मेंशन्ड है। तो मैं अगर 16वीं से स्टार्ट करूं तो लोधी पीरियड था नॉर्थ इंडिया में, राइट। साउथ इंडिया पे स्पेसिफिकली नहीं जाते इस टाइम पे। साउथ इंडिया में नायक और विजयनगर का मतलब एंड आ रहा था ऑलमोस्ट, आप ये समझ सकते हैं। लोधी पीरियड था। उसके बाद बाबर ने किस टाइम में 1526 में इब्राहिम लोधी को हराया था। इब्राहिम लोधी को हराया था बाबर ने, और बाबर ने और भी काफी सारे युद्ध लड़े थे। 4 मेन युद्ध आते हैं। वो 4 मेन युद्ध इस एनसीईआरटी में डिस्कशन नहीं किया गया। बैटल ऑफ चंदेरी वगैरह जो है, मेदिनी राय को हराया गया था, और भी जो युद्ध हैं वो है बाबर के 4 युद्ध हैं। उसके बाद हुमायूं का पीरियड आता है, राइट। हुमायूं के बाद गैप आ जाएगा और यहाँ पे आप सोर एम्पायर के बारे में बात करेंगे, शेर शाह सूरी के बारे में बात करेंगे। हाँ, शेर शाह सूरी की ज्यादा बातें इस एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 16वीं से 17वीं सदी में आखिर हुई क्या चीज है। सुर टाइम पीरियड रहा, शेर शाह सूरी 5 साल ही रहे थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, बम फट गया, मर गए, है ना। मतलब ये भी नहीं था कि कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है, मतलब अपनी कोई सी कारखाने में गए, बम फटा, मर गए। फिर शेरशाह सूरी के बाद आगे भी उनकी डायनेस्टी चलती रही, एंड हेमू भी थे काफी इंपॉर्टेंट। हेमू, इनके बारे में भी पढ़े आप कभी। उसके बाद देखेंगे कि हुमायूं ने फिर से कब्जा कर लिया। हुमायूं ने क्या करा, फिर से कब्जा कर लिया। मुगल मतलब आप कह सकते हो कि इंडिया की गद्दी जो है वो हुमायूं के हाथ में फिर से आ गई थी अराउंड 1555 के अराउंड। ठीक है। पहले तो 1530 से लेके 1540 तक रूल करा था। उसके बाद शेरशाह सूरी ने इन्हें मार भगाया था, और आप यहाँ पे देखो 1540 से लेके 15 साल तक मुगल रूल चल ही नहीं रहा। ठीक है। फिर 1555 में हुमायूं वापस आएंगे, और बड़े यार अनफॉर्चुनेटली एक सीढ़ी से गिर के मर जाएंगे 1556 में, 1 साल के अंदर। ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाए हुमायूं। उसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट रूलर आएंगे, अकबर। अकबर आएंगे, ठीक है। अकबर सदी चेंज कर देंगे, मतलब 17वीं सदी तक चलेंगे, काफी साल तक जिंदा रहे, क्योंकि यंग एज में ही वो एम्परर बन गए थे। अकबर के बाद इनके बेटे जहांगीर आएंगे। जहांगीर के बाद इनके बेटे आएंगे बड़े पॉपुलर, खुर्रम, जिसका नाम है असली नाम शाहजहां। उसके बाद आएंगे आलमगीर। आलमगीर, हाँ जी, कंफ्यूज मत करिए, औरंगजेब का नाम ही आलमगीर है। ये नाम लेने से फायदा ये रहता है दोस्तों कि कभी आपसे कोई पूछ ले एमसीक्यू में कि भाई आलमगीर कौन है, आंसर तो आपके हाथ में ही है, औरंगजेब। और औरंगजेब जिंदा रहे थे 1707 तक। 1707 में औरंगजेब गए, उसके साथ साथ मुगल एम्पायर भी फिसल गया, मतलब कह सकते हो एंड होना शुरू हो गया। ठीक है। मल्टीपल रीजंस थे उसके लिए। तो फ्रेंड्स, ये है मेनली जो डायनेस्टीज चलेंगी। ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपके क्रिस्टल क्लियर होगा। 17वीं सदी में ही, मिडल टाइम में ही आप देखेंगे बड़े इंपॉर्टेंट रूलर आएंगे। कौन से हैं? मराठा किंगडम। अब तो पहचान ही गए होंगे आप, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज, मराठा, मेरा एक मराठा SYA एकेडमी सर्च कर लेना दोस्तों, उसमें आपको अच्छे से शिवाजी एम्पायर के बारे में पता चल जाएगा। शिवाजी महाराज मिड ऑफ 17th सेंचुरी दोस्तों। ठीक है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे मराठा किंगडम भी शुरू हो गया है। सिख भी चलते रहेंगे इसी टाइम पीरियड में, सिख। ठीक है। सिख के वेरियस गुरुज आएंगे। गुरु गोविंद सिंह भी आएंगे, है ना, गुरु तेग बहादुर। आपको वो भी चीजें यहाँ पे पीछे चलती ही रहेंगी। अहोम किंगडम आएगा, जो अगर मेरे दोस्त यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, या असम वगैरह नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं, अहोम किंगडम वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सालों तक रहा, और मुगल से खूब लड़ाई हुई, और मुगल जिनको हरा नहीं पाए। काफी बार कहा जाता है अहोम्स ने उन्हें हरा दिया। मतलब बात ये होता है ना, जैसे अमेरिका ने वियतनाम पे अटैक करा, कब्जा नहीं कर पाया, तो कहा जाता है कि अमेरिका हार गया। ऐसे ही जब मुगल जो थे वो हरा नहीं पाए अहोम्स को, वापस आ गए,
तो उनका भी कहा गया कि भाई ठीक है, आप इन्हें नहीं हरा पाए। अहुन्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, कभी उन्होंने अपनी गद्दी ठीक है, कुछ कुछ में आपको दिखेगा कि कहीं कहीं पे अहुन्स भी हारे हैं, लेकिन ओवरऑल आपको दिखेगा कि अहुन्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे। ऐसे मराठास भी हारे हैं, सिक्स भी हारे हैं मुगल से, लेकिन ओवरऑल आपको दिखेगा कि हाँ यार, उन्होंने भी मतलब ये होता है ना सी सॉ, कभी ये ऊपर कभी वो ऊपर, कभी ये ऊपर कभी वो ऊपर, राइट। तो ये पॉइंट रहेगा। और आप कह सकते हो कि फेयरली इंडिपेंडेंट रहे, फेयरली इंडिपेंडेंट, मराठास भी इंडिपेंडेंट रहे, अहोम्स भी इंडिपेंडेंट रहे, सिक्स भी इंडिपेंडेंट रहे अपने अपने जहां जहां उनका चल रहा था, मतलब एरिया जो था। Rulers of the Mughal Empire saw themselves as appointed by divine will to rule over a large and heterogeneous populace. समझते थे मुगल रूलर्स की डाइवर्स पॉपुलेशन है, इसके साथ साथ वो ये भी कहते थे कि भैया हमें डिवाइन विल की वजह से हम रूल कर रहे हैं आपके ऊपर, ऐसा वैसा नहीं कि मेरी अपनी मर्जी है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। दिखा ये तो हमें, चाहे कोई भी रूलर हो, किसी भी रिलीजन का हो, पॉलिसी उसकी ये रहेगी कि गॉड ने मुझे अपॉइंट करा। वन वे ऑफ ट्रांसमिटिंग दिस विजन, तो उनका विजन था ग्रैंड विजन, ऐसे वैसे नहीं थे मुगल, उनका ग्रैंड विजन ये था कि वन वे ऑफ ट्रांसमिटिंग दिस विजन वाज थ्रू दी राइटिंग ऑफ डायनेस्टिक हिस्ट्रीज। बड़ी अच्छी चीज, हम क्यों पढ़ रहे हैं मुगल के बारे में, बार बार इतना क्यों पढ़ते हैं, काफी दोस्त पूछते हैं मेरे से, क्योंकि उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखी है। इसलिए आप अगर अपने नोट्स बना रहे हो ना दोस्तों, तो आप दूसरे लोगों से आगे रहोगे, इसलिए नोट्स बनाते रहा करो। इन लोगों ने अपनी हिस्ट्री लिखी है। राजपूत ग्रेट्स थे, मराठास ग्रेट्स थे, बहुत और भी थे, कितने ग्रेट्स होंगे जिन्होंने लिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो मुगल्स ने मेक श्योर करा कि उनकी हिस्ट्री लिखी जाए। द मुगल किंग्स कमीशन कोर्ट हिस्टोरियंस टू राइट अकाउंट्स। हिस्टोरियंस, कोर्ट हिस्टोरियंस वॉर में अपने साथ साथ ले जाते थे, चल भाई मेरे साथ वॉर में, पूरा देख मैं कैसे उसको हराऊंगा। और पूरी हिस्ट्री लिखी गई है, बाबर की जो है पूरी की पूरी कैसे उन्होंने प्लानिंग करी है ना, वो सब कुछ लिखा हुआ है। दीज अकाउंट्स रिकॉर्डेड दी इवेंट्स ऑफ द एम्परर्स टाइम, तो एम्परर के पूरे टाइम में आपको दिखेगा। मॉडर्न हिस्टोरियंस राइटिंग इन इंग्लिश हैव टर्म्ड दिस genre ऑफ टेक्स्ट क्रोनिकल्स as they present a continuous chronological record of events. Chronicles are indispensable source for any scholar wishing to write history of the Mughals. दोस्तों आपने, मैंने जब चैप्टर बिगिन करा था, मैंने आपको बताया था कि क्या लिखा था, किंग्स एंड क्रोनिकल्स, ये नाम है ना चैप्टर का। अब आई होप आपको पता चल गया हो कि मॉडर्न हिस्टोरियन जो है इंग्लिश के, वो बोलते हैं कि जेनर ऑफ टेक्स्ट जो है क्रोनिकल्स है, क्योंकि कंटिन्यूअस क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री बता रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे नहीं कुछ जंप है वगैरह है, बिल्कुल सीक्वेंशियली चलेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर रहेगी। ठीक है, ये चीज आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आपको सबकी हिस्ट्री दिखी है मुगल्स में, अकबर ने तो एक एक डिटेल लिखवाई है कि भाई कितने में कौन सी क्रॉप मिलती थी, ये तो। They therefore give us a glimpse into how imperial ideologies were created and disseminated. At the same time, texts जो है were intended as conveyors of meanings that the Mughal rulers sought to impose on their domain. मतलब मुगल एम्परर्स क्या सोचते थे, ये हमें ग्लिम्स पता चलता है किन इन टेक्स्ट्स। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है कि काफी सारे टेक्स्ट बायस भी होंगे डेफिनेटली। जब किंग लिखवा रहा है तो अपनी तारीफ ही लिखवाएगा, अपनी बुराई तो ना लिखवाएगा। यहाँ पर ये मजोलियम है, इंडिया में नहीं है, ये समरकंद में है। अब बताओ समरकंद का है। सेंट्रल एशिया के अंदर 5 कंट्री आते हैं मेन, और भी आते हैं वैसे, सेंट्रल एशिया के 5 मेन कंट्रीज है। ठीक है, उसमें से एक कंट्री के अंदर है समरकंद। जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मौजूलियम ऑफ तिमोर, तिमोर की है ये समरकंद में। आप बोलोगे यार ये तिमोर की जो है यहाँ क्यों, यहाँ क्यों बना दी, है ना। मैं भी सोच रहा हूँ गलती से बना दी क्या, मतलब एनसीईआरटीज ने क्यों बना दी तिमोर की ये मतलब यहाँ पे मौजोलियम। मौजोलियम मतलब कब्र है ना, कब्रिस्तान। सैफ अली खान के बेटे का नाम भी तैमूर है, तो वहीं से आया है, तो शायद गलती से कर दी, क्या कहते हो आप। चलिए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मुगल्स एंड देयर एम्पायर। मुगल जो नाम है ये मंगोल से आया है, क्योंकि मंगोल वहीं से आए हैं ना। ठीक है, तो क्या मुगल्स भी अपने आप को मुगल्स कहा करते थे, क्या लगता है दोस्तों। ऐसी काफी बार मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, क्या मोहनजोदारो का नाम उस टाइम में भी मोहनजोदारो था, क्या लगता है आपको। क्या मोहनजोदारो का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम में भी मोहनजोदारो था, हमें क्या पता भाई, स्क्रिप्ट तो डेसिवर्ड भी नहीं है। मोहनजोदारो नाम तो बाद में पड़ा है, मोहनजोदारो नाम बाद में पड़ा है, हड़प्पा नाम तो बाद में पड़ा है। ठीक है, हड़प्पा अपने आप को हड़प्पा नहीं बोलते थे, ये आपको याद रखना चाहिए। इसी तरीके से मुगल्स अपने आप को मुगल्स नहीं बोलते थे। Though today the term evokes the grandeur of an empire, it was not the name the rulers of the dynasty choose for themselves. इन्होंने नहीं चूज करा, they deferred to themselves as Timurids.
अब शायद आपको क्लियर हुआ होगा वो ऊपर यार मौजोलियम क्यों बना रखा था, है ना, कोई ऐसे मसे में नहीं, गलती नहीं हुई है ना, इसलिए ऊपर ये मौजोलियम आपको दिखा तिमोर का। कौन है तिमोर, देखते हैं। दे रेफर टू देमसेल्व्स एज तिमोरिस एज डिसेंडेंट्स ऑफ द टर्किश रूलर तिमूर ऑन द पैटर्नल साइड। तो पैटर्नल मतलब फादर वाली साइड से मुगल जो थे वो तिमूर से रिलेटेड थे, ठीक है दोस्तों। Babur, the first Mughal emperor, right, was related to Genghis Khan from his mother side. तो जंगीज खान मतलब खून में सॉलिडिटी है यहाँ पे, क्या लगता है ना दोस्तों। जंगीज खान के बारे में पढ़ना वेरी गुड रूल है, पढ़ना आप इनके बारे में। कभी हिस्ट्री वैसे हम पढ़ नहीं पाते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इनका एम्पायर बहुत ही स्ट्रांग और ऐसे ऐसे रीजन में था, डेजर्ट आइस सब कुछ कब्जा कर लिया था। यहाँ से आए हैं बाबर साहब, तो खून स्ट्रांग। इंडिया में काफी जनरेशन रहेंगी, फिर इनका खून जो होगा तब आप देखोगे कि पानी जैसा हो जाएगा। आफ्टर औरंगजेब, आफ्टर औरंगजेब यही खून जो होगा पानी बन जाएगा, होगा, पढ़ेंगे आप, ठीक है। ही स्पोक टर्किश, क्या लगता है पर्शियन नहीं बोल रहे, टर्किश बोल रहे हैं, याद रखना। तुजुके बाबरी भी इन्होंने टर्किश में लिखी है। एंड रिफर्ड डिरिजिवली टू दी मंगोल्स एज बैरबेरिक हॉर्ड्स। देखो कितना कंट्रोवर्शियल बात है। तो ही स्पोक टर्किश मतलब वो टर्किश बोलते थे, और मंगोल्स को बारबेरिक बोल रहे हैं यार, और हम उनको मुगल बोल रहे हैं इन सबको, मतलब किसको, मुगल्स को। तो मुगल बाबर बारबेरिक हॉर्ड्स बोल रहे हैं, लेकिन हम तो अब सबको मतलब मुगल्स ही बोलते हैं, लेकिन वो अपने आप को मुगल्स नहीं, वो अपने आप को तिमोरिस बोला करते थे, ठीक है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो बारबेरिक हॉर्ड्स मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को हॉर्ड्स बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला, बाबर जो थे ना, इनकी एक बात थी कि वो सारी जो चीजें हुआ करती थी दिन में वो अपनी नोटबुक में लिखा करते थे, तुजुके बाबरी इनकी बुक में, ठीक है। आगे चल के वही बाबर नामा में कन्वर्ट होगी, अकबर उसे कन्वर्ट कराएंगे, ठीक है। खाने खाना अब्दुल रहीम खाने खाना उसे कन्वर्ट कराएंगे, ठीक है। उसको उसको फिर बाबरनामा बोलेंगे। जो बाबर ने लिखी वो तुजुकरे बाबरी थी, एंड वो तर्किश में लिखी गई थी। 16वीं सदी में यूरोपियंस यूज द टर्म मुगल टू डिस्क्राइब द इंडियन रूलर्स ऑफ दिस ब्रांच ऑफ द फैमिली। तो यूरोपियंस जो 16वीं सदी में आए वो मुगल बोला करते थे इंडियन रूलर्स को, जो इस फैमिली से बिलोंग करते थे ना दोस्तों। यहीं से वर्ड मोगली भी आया था। मोगली शायद आपने कार्टून देखा हो अपने बचपन में, मैंने तो देखा था, है ना। आपने देखा है नहीं ये नहीं पता। तो फाउंडर ऑफ द एम्पायर कौन है दोस्तों, उनका नाम है जहीर उद्दीन बाबर। जहीर खान से थोड़ा सा याद रखें ना, जहीर उद्दीन बाबर। एंड ये सेंट्रल एशिया से आए, वाज ड्रिवन फ्रॉम हिज सेंट्रल एशियन होमलैंड, मतलब इनको वहां से भगा दिया गया था मार मार के, बड़ा ही सैड इंसिडेंट रहा था। ये वापस भी जाना चाहते थे, मतलब चाहते थे बाबर की मैं या मेरी फ्यूचर जनरेशन वापस सेंट्रल एशिया, ये फरगाना जो रीजन है वहां पे जाएं। अ, तो उज़्बेक्स ने इन्हें वहां से भगा दिया था। शाहजहां भी आप देखेंगे कि एक टाइम में ये कोशिश करेंगे कि मैं उज़्बेक जो रीजन है ना उसके अराउंड उस पर वापस कब्जा कर लूँ। क्यों, क्योंकि ये जो थे अकबर हो गए, बाबर हो गए, अकबर हो गए, शाहजहां हो गए, जहांगीर हो गए, ये बुक्स पढ़ा करते थे अपने अपने फादर इन लॉ, ग्रैंडफादर की, ग्रैंडफादर्स की बुक्स रीड किया करते थे। इन सबको बुक्स की बहुत शौक था। तो शाहजहां ने रीड करा था कि उनके जो पूर्वज थे बाबर, इनका सपना था कि हमारा सेंट्रल एशिया हमें वापस मिले। ऐसे अकबर ने ही पढ़ा था। तो कोशिश रहेगी, आपको दिखेगा कि शाहजहां ने बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा कोशिश जो करी वो शाहजहां ने करी, लेकिन वो कब्जा नहीं कर पाए वो सेंट्रल एशिया रीजन में, जहाँ से उन्हें बाबर भाग के आए थे। बाबर आना नहीं चाहते थे इंडिया में, उन्होंने बहुत बोलते थे बहुत गर्मी है यहाँ, लेकिन सरकमस्टेंसेस ऐसे बने कि आ गए वो, और देखिए मुगल एम्पायर कितना सेट हो गया। इसी तरीके से लाइफ में हम काफी बार क्या होता है, चाहते कुछ है मिलता कुछ और है, लेकिन हमारी डेस्टिनी में वही लिखा होता है, ठीक है। ही फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एट काबुल, देन 1526 में फर्स्ट फर्दर इनटू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सबको पता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 में, डेट ये बिल्कुल नहीं भूलना। वैसे तो एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए, एग्जैक्ट डेट क्या है ये कमेंट सेक्शन में लिखो। ये 18वीं सेंचुरी की एक डिपिक्शन है, हुमायूं की वाइफ नादिरा, ये डेजर्ट क्रॉस कर रही है राजस्थान का। मुगल्स को बहुत शौक था पेंटिंग्स का, स्पेशली आपको जहांगीर और अकबर के टाइम में काफी पेंटिंग्स दिखेंगी, ये एक पेंटिंग्स। तो बाबर के सक्सेसर बार बार 1526 से लेकर 1530, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 4 मेन युद्ध लड़े थे उन्होंने, जिसमें से एक था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाकी 3 बैटल कौन से थे ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ।
पूछ लेते हैं एग्जाम में, मैं मतलब इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ। उसके बाद नसीरुद्दीन हुमायूं है, यहाँ लिखा है 1530 से 1540, 1555 से 1556, क्योंकि 1540 से लेके 1555 तक सूर डायनेस्टी का रूल रहा है, जिनके मेन रूलर थे शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी, जिनकी मौजोलियम बिहार की किसी जगह पे है। क्या लगता है कौन सी जगह है? शेरशाह सूरी की मौजोलियम किस जगह पर है? ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिखो। तो शेरशाह सूरी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे जो ईयर्स गायब है, हुमायूं को भगा दिया गया था, बड़ी मुश्किल से जिंदा रहे, बचे वो, है ना। ठीक है। तो हुमायूं ने जब जब मौका मिला, तो बाबर ने तो देखो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के कुछ कुछ रीजन्स को कब्जा कर पाए थे। इनके फ्रंटियर को एक्सपेंड करा था हुमायूं ने, एक्सपेंडेड द फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर बट लॉस्ट इट टू द अफगान लीडर शेरशाह सूरी, हु ड्रोव हिम इनटू एक्साइल। एक्साइल, भगा दिया गया। हुमायूं ने रिफ्यूज कहाँ पे ली थी? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने ईरान में जाके ली थी, वहां के संभावित रूलर ने उनको रिफ्यूज दी थी कि आप वहां पे रुकिए, आराम करिए, है ना। 1555 में हुमायूं ने सूर को हराया, लेकिन एक साल बाद वो सीढ़ी से गिर के मर गए, और जवानी में, बहुत ही यंग एज में, 12-13 साल की उम्र में, एग्जैक्ट 12 साल की शायद उम्र। क्या लगता है कितनी उम्र थी जलालुद्दीन अकबर साहब की? ये कमेंट सेक्शन में लिखते हो। ये भी क्वेश्चन है, 12 या 13 है, या 11 है, या 14 है? बताइए भाई। अकबर की उम्र क्या थी जब वो पहली बार किंग बने? और ये स्टोरीज यार सही सोर्स से पढ़ना, ऐसा ना हो कि किसी मूवी को देख के बता दो, है ना। मूवीज में तो गलत आ जाता है। तो जलालुद्दीन अकबर जो ग्रेट कंसोलिडेटर थे, ग्रेट एम्परर थे, अकॉर्डिंग टू मैनी हिस्टोरियंस ही इज द ग्रेटेस्ट रूलर एवर रूल्ड इन इंडिया, ऐसा भी कहा जाता है। काफी बार कंफ्यूज, अच्छे खासे डिस्कशन चलते रहते हैं कि वेदर अशोका इज द ग्रेटेस्ट और अकबर इज द ग्रेटेस्ट। और भी है वैसे तो रूलर्स, लेकिन आई थिंक ये दो नाम आते हैं, ये एंशियंट में बोले जाते हैं, मेडिवल टाइम में बोले जाते हैं। मल्टीपल रीजन है इसके भी, है ना। आपको क्या लगता है इंडिया की ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? ये आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। तो दो रह जाते हैं, एक अशोका एंड अकबर। एंड मेरे से अगर पूछे तो मैं आंसर नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मतलब लगेगा कि थोड़े से किसी तरफ जा रहे हैं आप, मैं, वरना आप भी थोड़े से टिल्ट हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको इंडिया की ग्रेटेस्ट रूलर कौन लगे? हाँ भाई, आजादी से पहले से ही बताना, 1947 से पहले तक के ग्रेटेस्ट रूलर्स कौन थे। और ब्रिटिशर्स आंसर मत देना, ठीक है। वो अच्छा आंसर नहीं है, शायद वो आंसर सूटेबल हो, लेकिन ना हो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन एक सिंपल है, ये इंटरेस्ट जगाने के लिए कि आपको इंडिया की ग्रेटेस्ट रूलर कौन लगते हैं एंड क्यों लगते हैं, ये भी एक रीजन दीजिए, ठीक है। तो मैंने तो दो नाम मेंशन करे, अकबर एंड अशोका। दोनों में से मेरे लिए चूज करना काफी टफ है। अकबर सक्सीडेड इन एक्सटेंडिंग द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर टू हिंदू कुश माउंटेन्स, पाकिस्तान के अराउंड टू माउंटेन्स है, एंड चेक द एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स ऑफ द उज़्बेक्स ऑफ तुरान और एंड सफाविद्स ऑफ ईरान। तो मतलब वो सब लोग आना चाहते थे, बोलते थे थोड़ा पार दे दो इंडिया का, ये वो नहीं दिया भाई, अकबर ने नहीं दिया। अकबर के तीन मेन इंपॉर्टेंट सक्सेसर्स थे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 49 ईयर्स तक रहे हैं। 49 ईयर्स तक आपको दिखेगा कि औरंगजेब भी रहेंगे, ठीक है। जहांगीर आए 1605 से लेके 1626 तक। नूर जहां इनकी वाइफ थी, याद रखो आप ये चीज। और ये कभी भी एम्परर नहीं थे नूर जहां, ठीक है। इन्होंने काफी टाइम रूल करा साइड से होके, क्योंकि जहांगीर की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, है ना। जहांगीर कश्मीर बहुत जाया करते थे, और पेंटिंग का क्लाइमैक्स जहांगीर के टाइम में रीच हुआ है। और क्लाइमैक्स, गोल्डन पीरियड किसको कहा जाता है? वो शाहजहां के पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। आर्किटेक्चर, पैसा बहुत था मुगल एम्पायर के पास इस टाइम में, तो वो साउथ इंडिया में भी डीप तक पहुंच गए थे। उसके बाद इतने पैसा था कि सेंट्रल एशिया में लड़ने पहुंच गए थे शाहजहां। हाँ, सक्सेसफुल नहीं रहे थे, खूब पैसे उड़ाए। फिर औरंगजेब आए। फिर सबके कैरेक्टर्स अलग अलग थे। औरंगजेब काफी ऑर्थोडॉक्स थे, जिजिया भी लगाए थे इन्होंने ब्राह्मण से। ये सब चीजें आपको दिखेंगी, काफी सारी चीजें, है ना। तो ये मेन रूलर्स हैं, राइट। During the 16th and the 17th centuries, institutions of an imperial structure बने. These included effective methods of administration. ठीक है, बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन, मनसबदारी सिस्टम अकबर ने शुरू करा। उसके बाद टैक्सेशन, बड़ी बढ़िया पॉलिसी थी, है ना। टैक्सेशन की एने देसाला, आपने शायद सुनी हो, एने देसाला टैक्सेशन सिस्टम, राइट। द विजिबल सेंटर ऑफ द मुगल पावर वाज देयर कोर्ट। तो कोर्ट में जो, आप कोर्ट क्या होता है भाई, जहाँ पे गाने वाने चल रहे होते हैं ना, आप जनरली देखते हो वहाँ जनरली गाने असली में नहीं चल रहे होते थे, गाने तो कभी कभी होते थे, असली में डिस्कशंस वगैरह होते थे, उनको ही कोर्ट कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। 1707 के बाद औरंगजेब की डेथ हुई, एक ओल्ड उम्र में, काफी एज थी जब औरंगजेब की डेथ हुई थी। एंड इवन ओल्ड एज तक ये काफी स्ट्रॉन्ग रूलर रहे थे।
इनकी पावर ऑफ द डायनेस्टी आपको दिखेगा डिमिनिश हो जाएगी। मल्टीपल रीजन है मुगल एम्पायर के डिमिनिश होने के, यहाँ हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और 1857 में इनके जो लास्ट सीएम थे बहादुर शाह जफर टू, इनको भी ओवरथ्रो कर दिया ब्रिटिशर्स ने। इनको यहाँ से इन्होंने भेज दिया म्यांमार, पहले इसे बर्मा कहा करते थे। बर्मा में इनकी कबर है, शायद रंगून में इनकी कबर, चेक करना आप और कमेंट सेक्शन में लिखना, मेरे हिसाब से रंगून में है। दिल्ली गेट या इसके आसपास के एरियाज जो आपने देखे हैं दोस्तों, वहाँ पे बहादुर शाह जफर टू के जो बच्चे थे उन्हें गोली मार दी गई थी। गोली इसलिए मार दी गई थी क्योंकि 1857 में जो भारतीय सैनिक थे उन सबने बोला था कि हमारे जो राजा हैं वो मुगल एम्परर हैं। तो मुगल एम्परर को अंग्रेजों ने देखा कि यूनिटी के सिंबल है, मतलब ये लोग को यूनाइट कर सकते हैं, तो आगे के लिए भी खतरा है, इसलिए उनके सारे बेटों को गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर जो बहुत बुढ़े थे, उनको एक्साइल में भेज दिया गया रंगून, बर्मा। एंड वहीं पे उनकी डेथ हो गई, वहीं पे उनकी शायद मौजोलियम भी है, आप चेक कर सकते हैं। एंड मतलब इसके बाद कोई मुगल एम्परर कोई नाम नहीं आता। हाँ, कोई बचाओ इधर उधर छुपाओ तो हो। इसलिए आज कोई पूछे आपसे कि क्या कोई मुगल एम्परर का सन वगैरह बचा है, नहीं बचा, क्योंकि सब ब्रिटिशर्स ने मार दिया, मतलब जो सब नोन थे। अब कोई अननोन है, कोई मतलब इलेजिटिमेट चाइल्ड है, तो नॉट श्योर होगा कोई। ये तो आजकल डीएनए मैपिंग बन के कॉन्सेप्ट जो बन रहे हैं ना, उससे में भी निकला है। डीएनए मैपिंग आप वैसे प्रिपरेशन वगैरह करते हैं एग्जाम्स की, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सुना होगा, इसके थ्रू शायद कभी पता चलता है कि अच्छा जी ये जो जनरेशन है ये डिसेंडेंट्स है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये डिसेंडेंट्स है किसके, मुगल मुगल रूलर्स। तो दोस्तों ये चीजें हैं, ये डिस्कस करने को कुछ दे रखा है, चीजें बड़ा बढ़िया टॉपिक है। फाइंड आउट वेदर द स्टेट इन विच यू लिव फॉर्म पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। ऑलमोस्ट पूरा इंडिया मुगल एम्पायर का पार्ट आता है। अब क्या आपकी स्टेट मुगल एम्पायर की पार्ट आती है या नहीं आती? अगर आती है तो वो किस प्रोविंस के अंदर आती थी, ये भी चेक कर दो। वर देयर एनी चेंजेस इन द एरियाज एज अ रिजल्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एम्पायर। तो आपका जो एरिया है, ये हिस्ट्री में पता करें आप अपनी हिस्ट्री में कि जब मुगल एम्पायर सेट हुआ तो आपके स्टेट में कुछ चेंजेस आए। इफ योर स्टेट वाज नॉट पार्ट ऑफ द एम्पायर, फाइंड आउट मोर अबाउट कंटेम्पररी रीजनल रूलर्स, देयर ओरिजिन्स एंड पॉलिसीज। ये पता करना थोड़ा टफ हो जाएगा दोस्तों। अगर आपका स्टेट मुगल एम्पायर के अंदर नहीं आता तो किसके अंदर आता है, ये पता करो उस टाइम में। व्हाट काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स डिड दे मेंटेन, ठीक है, कौन कौन से रिकॉर्ड्स है मेंटेन करते थे, काफी यूजफुल है। इस पे काफी रिसर्च चल रही है दोस्तों, ज्यादा इंडिया सक्सेसफुल नहीं है इसमें, हम कर रहे हैं इस पे रिसर्च एंड देखते हैं कितना सक्सेसफुल हो पाता है। क्योंकि रीजनल रिकॉर्ड्स थोड़े से लिमिटेड लेवल पे अवेलेबल है, क्योंकि वो अपनी हिस्ट्री लिखा नहीं करते थे। तो फ्रेंड्स ये हुआ फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे द प्रोडक्शन ऑफ क्रोनिकल्स। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिखो। थैंक यू एंड टेक केयर।